हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई परागण। परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकार, फिर स्वपरागण के लाभ तथा हानि, पर परागण के लाभ तथा हानि। तो आज की वीडियो में इस सभी चीजों को आज हम डीपली पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर देखिए भाई, परागण। परागण को इंग्लिश में कहते हैं पोलिनेशन। परागण क्या है चलिए समझते हैं। यहाँ पर परागण की आप डेफिनेशन समझिए भाई, परागण है क्या। तो क्या है, पराग कणों के पराग कोशों से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन है परागण क्या है। चलिए समझते हैं, यहाँ पर आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। चलिए, परागण क्या है, पराग कणों के पराग कोशों से, पराग कणों के पराग कोशों से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। सामान्यतः परागण दो प्रकार के होते हैं। जो भाई परागण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से प्रकार, तो पहला प्रकार है स्वपरागण, दूसरा है पर परागण। स्वपरागण किसे कहते हैं, पर परागण किसे कहते हैं, चलिए हमको समझाते हैं बड़े इजली से। चलिए समझते हैं। यहाँ पर हमने भी स्वपरागण लिखा है, उसके बाद हम पर परागण आपको समझाएंगे। चलिए पहले आप स्वपरागण समझिए। स्वपरागण क्या है, तो एक पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, स्वपरागण कहलाते हैं। चलिए समझाता हूं आपको। क्या है भाई कि यहाँ पर देखिए, जो एक पुष्प है उसके जो परागकण हैं, उसके जो परागकण हैं, जब उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प, हाँ दूसरे पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित यानी पहुंचते हैं, तो उस जो घटना है यानी वह प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। चलिए इसको आपको हम चित्र की सहायता से समझाते हैं। यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर एक फूल है, क्या है, पुष्प है। ज्यादा अच्छा तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बनाते हैं। यहाँ पर आप समझिए ये पुष्प है भाई, ठीक। ये पुष्प हो गया, इसके ये क्या है, पराग कोश है। चलिए, तो डिफिनेशन हमारी क्या कहती है कि एक पुष्प के परागकण, यानी जो ये पुष्प है इसके जो परागकण हैं, क्या इसके परागकण जब उसी पुष्प, इसके जो परागकण हैं इसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य, उसी, ये एक ही पौधा है ना, या तो इसी पुष्प में या इसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, तो वह कहता है परागण कहलाता है। चलिए समझ गए होंगे, आशा करता हूं। चलिए पहले तो आप ये जानिए कि क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा कि परागण किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार। जब क्वेश्चन इस तरह पूछे तो आपको लिखना है केवल परागण की आप डेफिनेशन समझा दिए और उसके प्रकार। प्रकार कौन से, स्वपरागण, पर परागण, इसके अंतर्गत लिखिए। आपको 4 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे, तो ये 3 या 4 अंकों में ये पूछा जाता है। कंफर्म नहीं, मतलब कि कभी ये 3 अंकों में पूछता है और कभी ये 4 अंकों में पूछ लेता है। चलिए, तो अब जरा दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा, दूसरा इस प्रकार से पूछेगा कि स्वपरागण के लाभ तथा हानि। तो इस प्रकार से पूछेगा, तो आपसे 4 नंबर का पूछेगा। फिर इसी से आप घुमा के पूछ लेगा कि पर परागण के लाभ तथा हानि। तो ऐसे दोनों के लाभ और हानि आपको बताना होगा। तो चलिए दोनों के लाभ और हानि हम समझा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए क्या, कि स्वपरागण के लाभ तथा लाभ हानि। हाँ, स्वपरागण के लाभ देखिए। तो चलिए इसके लाभ क्या है भाई, स्वपरागण से कौन कौन सा लाभ होता है, चलिए समझ लेते हैं। यहाँ तो क्या है, पहला लाभ देखिए, स्वपरागण एक सरल प्रक्रिया है।
पहला पॉइंट आप ये नोट कीजिए, स्वपरागण एक सरल प्रक्रिया है, इसमें पादपों का शुद्ध वंश चलता है। क्या है, इसमें जो पादप होते हैं, इसमें जो पादप होते हैं उनका जो शुद्ध वंश चलता है। चलिए एक लाभ, पहला लाभ ये हो गया। दूसरा क्या है, इसमें परागण के लिए दूसरे पौधों एवं वाहक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है कि जो पर परागण होता है, पर परागण के लिए हमें किसी दूसरे पौधे या दूसरे पेड़ की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप यहाँ समझिए, यहाँ पर एक ही पौधे में ये पर परागण हो गया, सॉरी परागण हो गया है। और क्या कहता है इसमें, इसमें वाहक पर, वाहक क्या होता है भाई, तो वाहक होता है जैसे जल हो गया, कीट हो गया, पतंग हो गया, मकरंद हो गया, वायु हो गया, जल, तो ये भाई वाहक है, परागण कराने के लिए वाहक है। चलिए, तो इन सभी चीजें की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए तीसरा देखते हैं, इसके असफल होने की संभावना कम होती है। यानी जो ये स्वपरागण होता है, इसके असफल होने की जो क्रिया होती है वो बहुत सी कम होती है, मतलब कि संभावना नहीं होती कि ये असफल हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4 क्या है, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है, इसमें बहुत ज्यादा पराग जो बहुत ज्यादा परागकण होते हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपके 4 इसके लाभ हो गए। 4 लाभ आप लिख लीजिए, आपके नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे। चलिए, तो ये तो रहा, हमने आपको लाभ बता दिया। अब इसकी हम चलिए आपको हानि बताते हैं। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको लिख के आपको हम समझाते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं भाई स्वपरागण से हानि, स्वपरागण से कौन कौन सी हानि होती है। चलिए समझते हैं यहाँ पर स्वपरागण से हानि कौन कौन सी। पहली देखिए क्या है, स्वपरागण से निर्मित बीजों के अंकुरण से बने पौधे कमजोर व कम भार वाले होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो स्वपरागण से निर्मित बीजों के अंकुरण से बने जो पौधे होते हैं वो कमजोर व कम भार वाले होते हैं। चलिए पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इस प्रक्रिया से निर्मित बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा छोटे होते हैं। क्या होता है दूसरा पॉइंट, कि जो इस प्रक्रिया से निर्मित जो बीज होते हैं संख्या में पहली बात तो कम होते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा भार में हल्के होते हैं, और तीसरा क्या है भाई, छोटे होते हैं। भार में हल्के होंगे और छोटे होंगे, संख्या में भी कम होंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा देखेंगे, स्वपरागण से निर्मित जो बीज शीघ्र परिपक्व नहीं होते। शीघ्र परिपक्व यानी म्यूच्योर जल्दी नहीं हो पाते, उनको समय लगता है परिपक्व होने के लिए, यानी म्यूच्योर होने के लिए समय लगता है। चलिए चौथा देखेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, ये बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं। बीज जो है उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, और नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। इसमें जो क्या है कि जो स्वपरागण होता है भाई, स्वपरागण से जो बने बीज होते हैं, पहली बात तो ये कि ये उत्तम प्रजाति के नहीं होते हैं। उत्तम प्रजाति यानी अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं होते, अच्छी किस्म के पौधे नहीं होते हैं। उत्तम श्रेणी का अर्थ ये हुआ। चलिए उसके बाद क्या है, नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती, यानी कोई दूसरा पौधा नहीं इससे उगता है। चलिए, तो ये पूरा हो गया भाई आपका स्वपरागण, यहीं पर खत्म। स्वपरागण किसे कहते हैं ये हमने आपको बताया, स्वपरागण के लाभ बताया, स्वपरागण की हानि बताया। तो स्वपरागण से इससे ज्यादा बोर्ड परीक्षा में आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आपको बताते हैं पर परागण। तो चलिए सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको हम लिखकर समझाते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं भाई पर परागण किसे कहते हैं, पर परागण के लाभ तथा पर परागण के हानि। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा पर परागण। भाई पर परागण क्या है, पर परागण की डेफिनेशन क्या है, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर क्या है, पर परागण, परागण है भाई, पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जात के
दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। इस प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, समझते हैं कि जो पर परागण होता है वो क्या होता है कि एक क्या है भाई, पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिए है भाई दो पुष्प, ये आप समझ जाइए भाई पुष्प है, एक पुष्प ये हो गया और भाई दूसरा पुष्प आपका ये हो गया। इसमें क्या है कि एक पुष्प के परागकण, इसमें के परागकण उसी जात, मतलब भाई जैसे ये गुड़हल का फूल है तो ये गुड़हल का, यानी गुलाब का फूल है तो गुलाब का फूल, मतलब उसी जात के पुष्प होने चाहिए। तो इस पुष्प से परागकण निकले और इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो इस घटना को क्या कहते हैं, पर परागण। भाई पर परागण में यही होता है कि एक जात के, मतलब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने या स्थानांतरित होने की घटना को पर परागण कहते हैं। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब क्या होता है भाई, अब इसके बाद हम दे लेते हैं पर परागण के लाभ तथा पर परागण की हानि। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। स्वपरागण के लाभ और हानि कम पूछा जाता है, लेकिन जो पर परागण के लाभ और हानि है ये बहुत बार पूछा जाता है। यूपी बोर्ड में 7 सेट होते हैं और 7 सेट में से 5 सेट में ये हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपका किस प्रकार से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा कि पर परागण के लाभ तथा हानि का वर्णन कीजिए। पर परागण क्या है तथा इसके लाभ और हानि का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए इसको हम समझते हैं, पर परागण के लाभ। चलिए तो यहाँ पर हमने पहले लिखा है पर परागण के लाभ, अब इसके बाद हानि बताएंगे। चलिए देखते हैं पर परागण के लाभ। पहला लाभ क्या है, पर परागण के उपरांत आनुवांशिक पुनर्योजन के कारण संततियों में नवीन लाभदायक लक्षण विकसित होते हैं और हानिकारक गुण जो पृथक हो जाते हैं। समझिएगा यहाँ पर जो भाई पर परागण के उपरांत जो आनुवांशिक पुनर्योजन के कारण जो संततियां हैं उनमें नवीन लाभदायक जो है क्या लक्षण विकसित होते हैं, नवीन लाभदायक लक्षण विकसित होते हैं। नवीन का अर्थ हुआ भाई छोटा, क्या हुआ, छोटा या फिर छोटे। चलिए छोटा, नवीन लक्षण विकसित होते हैं और हानिकारक जो गुण होते हैं भाई, हानिकारक गुण वो पृथक, पृथक का अर्थ होता है भाई अलग होना, क्या होना, अलग, अलग, अलग होना, पृथक का अर्थ हुआ अलग होना। चलिए तो इसको मिटा लेते हैं, आप लिख लेगा। चलिए सेकंड देखते हैं दूसरा, पर परागण के कारण पौधों की नए वातावरण के प्रति अनुकूलन क्षमता में वृद्धि होती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि पर परागण के कारण जो पौधे हैं वो वातावरण के प्रति जो अनुकूलन क्षमता होती है, मतलब वातावरण के अनुकूल रहने की जो क्षमता होती है वो उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी अनुकूलन क्षमता में वृद्धि होती है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, तीसरा क्या है, इसके फलस्वरूप रोग प्रतिरोधी किस्मों की उत्पत्ति होती है। क्या है तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसके फलस्वरूप रोग प्रतिरोधी किस्मों की उत्पत्ति होती है। रोग प्रतिरोधी क्या होता है, तो रोगों से लड़ने वाली जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे रोग प्रतिरोधी क्षमता कहते हैं, यानी रोगों से लड़ने वाली क्षमता। तो रोगों से, तो रोग प्रतिरोधी जो किस्म होती है उसकी उत्पत्ति होती है, यानी तरह तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है, यानी उत्पन्न होती है। चलिए चौथा पॉइंट देखेंगे, पर परागण के पश्चात बने फल आकार में बड़े, भारी, स्वादिष्ट तथा अधिक बीज युक्त होते हैं। क्या होता है भाई, तो पर परागण के पश्चात जो फल बनते हैं
वो क्या होता है, आकार में बड़े होते हैं, ठीक, भारी होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, अधिक बीज युक्त होते हैं। यानी जैसे आम होता है भाई, आम इतना बड़ा हो तो पर पकड़ के तो इतना बड़ा आम हो जाए है ना, वही है। स्वादिष्ट होगा, चलिए, और क्या है, अधिक बीज युक्त होगा। तो ये रहा भाई पर परागण और उसके लाभ। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसकी हानि बताते हैं। हानि आपके लिए, हानि और लाभ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, फिर बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं पर परागण से हानि। क्या पढ़ेंगे, पर परागण से हानि। भाई लाभ तो हम पढ़ चुके पर परागण से, अब पर परागण से हानि पढ़ते हैं। चलिए क्या है, नंबर 1, अनेक बाह्य कारकों पर निर्भर है। चलिए, अतः इनकी सफलता उन कारकों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। चलिए समझिएगा यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट कि अनेक बाह्य कारकों पर निर्भर है। यहाँ पर जो ये बाह्य कारक हैं भाई, ये बाह्य कारक क्या हैं, तो चलिए समझाते हैं। बाह्य कारक का मतलब होता है वाहक। यानी जैसे कि सवारी, समझिए सवारी क्या होता है कि हम लोगों को, जैसे हम लोगों को कहीं और जाना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं भाई, बस होते हैं, ऑटो होता है, या फिर ट्रेन होती है, या फिर हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन होती है, तो उससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम जाते हैं। लेकिन जो परागकण होता है भाई, तो उनको जाने के लिए भाई ना ऑटो है, ना हेलीकॉप्टर है, ना ट्रेन है, तो उनके लिए क्या भाई वाहक है, तो उनके लिए वाहक है वायु हो गया, जल हो गया, कीट हो गया, पतंग हो गया, मकरंद हो गया, तितलियां हो गई, जैसे भंवरे होंगे, उनकी वजह से। यानी जब जैसे कीट पतंग जो होते हैं तो इस पर बैठते हैं, इस पुष्प पे, फिर इसी पुष्प से उड़ के दूसरे पुष्प पे बैठते हैं। तो इसमें जब इस पुष्प पे बैठे हैं तो इसके जो परागकण है उनके शरीर में या पैर में चिपक जाते हैं, तो दूसरे पुष्प पे जाकर दूसरे पुष्प पे चले जाते हैं। तो ठीक इस प्रकार से होते हैं। तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे कीट हो गया, कीट हो गया, पतंग हो गया, मकरंद हो गया, ये सब अगर नहीं होंगे तब पर परागण संभव नहीं होगा। यानी जब भाई उनका वाहक ही नहीं होगा, यानी उनकी सवारी नहीं होगी, तो वो दूसरे स्थान पे कैसे जाएंगे, है ना। तो वही चीज ये है। चलिए आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखें, दूसरा पॉइंट, आनुवंशिक पुनर्योजन के कारण कभी कभी कुछ अनुपयोगी या हानिकारक लक्षण पैदा हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो आनुवंशिक पुनर्योजन होता है भाई, उसके कारण जो कभी कभी कुछ ऐसे लक्षण पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जो पौधों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, अनुपयोगी होते हैं। तो वो लक्षण कभी पैदा हो जाते हैं, कभी कभी पैदा हो जाते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, पर परागण की विधि में अधिक संख्या में परागकण, मकरंद आदि के निर्माण के कारण अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग होता है। ध्यान दीजिएगा क्या है, पर परागण की विधि में अधिक संख्या में परागकण, जब भाई अधिक संख्या में परागकण बनेंगे तो क्या होगा, परागकण बनेंगे, मकरंद बनेंगे, तो क्या होगा, ऊर्जा बहुत ज्यादा व्यय होगी। यानी कि आप उदाहरण समझिए, जैसे आप पैदल चल रहे हैं तो आप दूरी तक जा सकते हैं, कम थकेंगे, लेकिन आप बहुत स्पीड में दौड़ते जाएंगे तो आप कुछ ही दूरी में थक जाएंगे। यानी उस समय क्या होगा कि आपके जो शरीर है उसको ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ना, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में आपकी ऊर्जा वहां पर खपत होने लगी, यानी व्यय होने लगी। तो वही आप इस तरह समझिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चौथा पॉइंट, पर परागण में अधिक परागकण व्यर्थ होते हैं। क्या होते हैं भाई, पर परागण में अधिक परागकण व्यर्थ होते हैं। व्यर्थ भाई कैसे होते हैं, तो व्यर्थ इस प्रकार से होते हैं, जब परागण होते हैं, जब परागकण होते हैं तो उनको जो बाह्य माध्यम के माध्यम से जाते हैं, जैसे तितलियों हो गई या भंवरे हो गए, कीट पतंगे, तो इनके माध्यम से जो कण जाते हैं, तो ये जाते जाते कहीं हवा में, कहीं नीचे गिर गए, पुष्प पर ना गिर के कहीं अलग गिर जाते हैं, तो वो क्या हो, वो नष्ट हो जाते हैं, नहीं वो व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे वायु के द्वारा होता है, जो हवा चली, जैसे पुष्प यहाँ है तो हवा चली, पर उस जो परागकण उसको यहाँ आना चाहिए था वो उधर चला गया, तो इस तरह से परागकण व्यर्थ होते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से ये परागकण की बहुत से ज्यादा मात्रा में व्यर्थ होते हैं। चलिए तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, कंटेंट लाते हैं, फिर वीडियो को एडिट करते हैं, थंबनेल बनाते हैं, फिर पब्लिक करते हैं, पब्लिक मतलब अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने में हमें 4 से 5 जीबी डाटा हमारा रोज का लगता है और कितना हमारा टाइम बर्बाद होता है। तो दोस्तों हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, यदि आपसे हमें कुछ लेना लेते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको फिर किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर। चलिए दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट करना ना भूलिएगा। चलिए।